Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about regionalism. In this video, I will cover meaning of regionalism, definition of regionalism, characteristics of regionalism, types or forms of regionalism, causes of regionalism, impact and also solution of regionalism in detail. So let's get started. Firstly, we talk about meaning of regionalism. Means जो क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. Regionalism is a political and social concept that focuses on the interest, identity, and development of a particular region rather than the country as a whole. Regionalism means क्षेत्रवाद एक राजनीतिक और सामाजिक कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र की किसी कंट्री के एक स्पेसिफिक क्षेत्र की डेवलपमेंट इंटरेस्ट और आइडेंटिटी पर फोकस किया जाता है ना कि पूरे कंट्री पर. It occurs people in a region to demand special privileges, autonomy or even separation from the central government. जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो रीजनलिज्म की विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो लोगों को फोर्स करता है और इन्फोर्स करता है कि वो अपने स्पेसिफिक जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल प्रिविलेज की डिमांड करें, ऑटोनॉमी की डिमांड करें. और यहाँ तक कि जब रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो स्पेसिफिक जो क्षेत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेशन की डिमांड भी कर देता है. So, regionalism occurs people in region to demand special privileges, autonomy, or even separation from the central government. Regionalism means strong loyalty and preference for a specific region over the entire country. Regionalism को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अपने जिस क्षेत्र में कोई इंसान रहता है उस क्षेत्र की डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उस क्षेत्र के प्रति बिलोंगिंगनेस का भाव होना, एक इमोशन होना, लॉयल्टी होना कि वो अपने जो स्पेसिफिक रीजन में जहाँ रहता है उसको प्रिफर करे, उसके डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दे, ना कि पूरे कंट्री को. सो रीजनलिज्म means strong loyalty and preference for a specific region over the country. It can be political, cultural, economic and social. Means जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट है, वो राजनीतिक स्तर पे भी हो सकता है, कल्चरल जो उस स्पेसिफिक क्षेत्र का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के स्तर पे भी हो सकता है, इकोनॉमिक स्तर पे भी हो सकता है और यहाँ तक कि सोशल लेवल पे भी ये रीजनलिज्म हो सकता है. सो ये था सिंपल मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीशन ऑफ रीजनलिज्म. मीन्स जो क्षेत्रवाद है उसका क्या डिफिनीशन होता है इसको समझते हैं. अकॉर्डिंग टू मेरॉन वीनर, रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट वेयर पीपल शो ग्रेटर लॉयल्टी टू देयर रीजन रेदर देन द नेशन. मेरॉन वीनर रीजनलिज्म को डिफाइन करते हैं कि जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, वो एक राजनीतिक आंदोलन है, पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा लॉयल होते हैं ना कि पूरे देश के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति, पूरे नेशन के प्रति. सो रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट वेयर पीपल शो ग्रेटर लॉयल्टी टू देयर रीजन देन टू द नेशन. अगला है अकॉर्डिंग टू पी बर्धन, regionalism is the desire of particular region to develop independently, often due to economic and cultural differences. पी बर्धन डिफाइन करते हैं रीजनलिज्म को कि रीजनलिज्म क्षेत्रवाद एक डिज़ायर है, एक इच्छा है जो किसी स्पेसिफिक रीजन को, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से डेवलप करने की बात करता है, जो कि इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस के कारण किसी कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंस के कारण रीजनलिज्म का अराइज होता है और वो एक स्पेसिफिक रीजन की, पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट की बात करता है. Now let's talk about characteristics और features of regionalism. तो पहला है फोकस ऑन रीजनल आइडेंटिटी. जो रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो लोग होते हैं वो अपने रीजनल मीन्स क्षेत्र की आइडेंटिटी के बारे में, पहचान के बारे में फोकस करते हैं. मीन्स पीपल फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद देयर रीजन्स कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन. लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और रीजनलिज्म के द्वारा वो अपने उस क्षेत्र के आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं, आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहते हैं. सो पहला और मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि फोकस ऑन रीजनल आइडेंटिटी इन रीजनलिज्म कॉन्सेप्ट. अगला है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी
ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगते हैं। एक स्पेसिफिक रीजन के लोग अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट के लिए सेल्फ गवर्नेंस की ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। सम रीजन्स डिमांड ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस विद इन द कंट्री। किसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट अराइज होता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करने लगते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स को जानते हैं कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस कारण जो रीजनलिज्म के कारण किसी स्पेसिफिक एरिया के लोग, किसी स्पेसिफिक रीजन के लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगते हैं, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करने लगते हैं। अगला है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये एक कॉज भी है रीजनलिज्म के अराइज होने का, इसके साथ साथ एक फीचर भी है रीजनलिज्म का, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जहाँ जहाँ रीजनलिज्म होगा वहाँ पे कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगा। बेसिकली जो ये रीजनलिज्म है वो वैरायटी वाले कंट्री में आती है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, लैंग्वेज और कल्चर ट्रेडिशन होते हैं, वहाँ पे रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अराइज होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, जिस कारण वहाँ पे रीजनलिज्म अराइज होता है, जो कि एक इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक भी है। रीजनलिज्म इज ऑफ्टन लिंक्ड टू प्रिजर्व लोकल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। रीजनलिज्म में क्षेत्रवाद का एक बोल सकते हैं पर्पज़ ये भी है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो अपने लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिस कारण वहाँ पे क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म का अराइज होता है। अगला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के कारण भी रीजनलिज्म अराइज होता है, जो कि एक इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। यदि किसी कंट्री में अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग रीजन है, वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पाई जाती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है, तो वहाँ पे जो रीजन है वहाँ के लोगों के मन में क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी, रीजनलिज्म का भावना आ जाएगा, और वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, मूवमेंट करेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट करेंगे, जिस कारण उनके एरिया का डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रीजन्स ऑफ्टन फ्यूल्स रीजनलिस्ट मूवमेंट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है रीजन्स के बीच में, अलग अलग क्षेत्र के बीच में, किसी कंट्री के अलग अलग क्षेत्र के बीच में जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है तो वहाँ पे रीजनलिस्ट जो मूवमेंट है, क्षेत्रवाद का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो अराइज होता है, जो कि एक इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है, फीचर भी है। अगला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो रीजनलिज्म है उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, मीन्स अलग अलग जो रीजन होती हैं, क्षेत्र होता है, वहाँ के अपने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो उस स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है रीजनलिज्म का। Regional parties and leader play a key role in advocating for regional interest। जो रीजनल पार्टीज़ होते हैं, जो रीजनल लीडर्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक रोल निभाते हैं उस रीजन की, उस क्षेत्र के इंटरेस्ट को फुलफिल करने में, उस क्षेत्र के इंटरेस्ट को एडवोकेट करने में, प्रमोट करने में, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगला है कन्फ्लिक्ट विथ नेशनलिज्म, जो कि बोल सकते हैं एक डिसएडवांटेज है रीजनलिज्म का, कि जिस कंट्री में कई सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, मीन्स विविधता पाया जाता है, तो वहाँ पे रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीन्स रीजनलिज्म अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म अराइज हो जाता है, जिस कारण वहाँ की नेशनल यूनिटी को इफेक्ट पड़ता है। रीजनलिज्म कन्फ्लिक्ट विथ नेशनलिज्म। Extreme regionalism can lead to separatist movement that challenge national unity। यदि रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, मीन्स अलगाववाद को बढ़ावा देगी, जो कि किसी भी कंट्री के नेशनल यूनिटी के लिए एक चैलेंज है, जो कि उसके नेशनल यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। Now let's talk about types और forms of regionalism। मीन्स जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है पॉजिटिव रीजनलिज्म। It encourages people to develop a sense of brotherhood and oneness, which seeks to local development while maintaining national unity।
ये जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फॉर्म है, वो सबसे बोल सकते हैं बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये लोगों को उत्सुक करता है, इनकरेज करता है कि वो आपस में एक जो रीजन है उसमें एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड को डेवलप करें, वननेस को डेवलप करें, एक साथ रहें, वी फीलिंग की भावना लाए खुद के अंदर, और जिसकी मदद से वो लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, इंश्योर कर सके, जो कि नेशनल जो यूनिटी है उसको मेंटेन रखने के साथ साथ लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात पॉजिटिव रीजनलिज्म करता है. सो पॉजिटिव रीजनलिज्म encourage people to develop a sense of brotherhood and oneness which seeks to local development while maintaining national unity. इसमें पॉजिटिव रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट में जो रीजनलिज्म है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, जिसमें लोगों के बीच ब्रदरहुड की भावना, बंधुता की भावना लाई जाती है, और लोग अपने लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के उत्सुक होते हैं, अपने लोकल डेवलपमेंट को बिना नेशनल यूनिटी को बर्बाद किए, बिना नेशनल यूनिटी को इफेक्ट किए हुए नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के साथ साथ वो अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोकल एरिया के आइडेंटिटी की बात करते हैं. एग्जाम्पल, प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज एंड कल्चर विदाउट डिमांडिंग सेपरेशन मीन्स रीजनलिज्म, पॉजिटिव रीजनलिज्म का एक एग्जाम्पल ये है कि अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, जो अपने क्षेत्र की लैंग्वेज है और कल्चर है, उसको प्रमोट करना बिना सेपरेशन की डिमांड किए हुए. अगला है नेगेटिव रीजनलिज्म, जो कि क्षेत्रवाद का नेगेटिव फॉर्म है, जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, किसी भी कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है. नेगेटिव रीजनलिज्म implies excessive attachment to one's reason, which is a great threat to the unity and integrity of the country. जो नेगेटिव रीजनलिज्म है वो किसी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने रीजन के प्रति एक्सेसिव अटैचमेंट को इम्प्लाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी कंट्री के जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसके लिए एक ग्रेट थ्रेट है. क्योंकि यदि कोई पर्सन जो है बिना कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी की परवाह किए बिना सिर्फ अपने रीजन के बारे में सोचेगा, अपने रीजन के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो ये किसी कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट है. एग्जाम्पल, मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस और सेपरेट स्टेट्स. नेगेटिव रीजनलिज्म के कारण जो स्पेसिफिक रीजन है वो उस कंट्री से, उस स्टेट से, बोल सकते हैं उस नेशन से सेपरेट होने की डिमांड करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, जो कि नेगेटिव रीजनलिज्म का एक एग्जाम्पल है. नेगेटिव रीजनलिज्म किसी कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है. अगला है सेसेशनिज्म. It is a form of regionalism that involves fundamentalist group of advocating a separation from country on the basis of ethnicity or any other factor. जो सेसेशनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनलिज्म का एक फॉर्म है, टाइप है, जिसमें जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप होती है किसी स्पेसिफिक रीजन के, वो उस कंट्री से सेपरेट होने की बात करते हैं, उस कंट्री से अपने रीजन को अलग करने की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी या फिर एनी अदर फैक्टर लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, ईटीसी. इस बेसिस पे वो अलग होने की, उस कंट्री से अलग होने की बात करते हैं, जो कि एक फॉर्म है रीजनलिज्म का. इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA इन असम. जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है वो असम के एक स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन के लोग हैं जो कि असम से अलग होने की बात करते हैं. सो सेशनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म. अगला है सेपरेटिज्म. सेपरेटिज्म इज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड विद इन यूनियन. जो सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो उस कंट्री के, उस यूनियन के अंदर ही एक अलग स्टेट की डिमांड करने वाला रीजनलिज्म है, फॉर्म है रीजनलिज्म का, जिसमें कोई जो स्पेसिफिक रीजन है वो अपने लिए, अपने जो उस स्पेसिफिक रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक अलग से स्टेट की डिमांड करते हैं यूनियन के अंदर ही. वो यूनियन से अलग होने की बात नहीं करते हैं, यूनियन के अंदर ही एक अलग स्पेसिफिक स्टेट की डिमांड करते हैं. Many times, linguistic or ethnic minorities within the state come together and unite against the majority community in that state. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ लोग होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, एथनिक के बेसिस पे, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं
एक स्पेसिफिक स्टेट में और यूनाइट हो जाते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उनके अगेंस्ट यूनाइट हो जाते हैं और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगते हैं अपने माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, अपने लोगों के लिए। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना इज एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिज्म, जिसमें जो तेलंगाना है वो अपने लैंग्वेज के बिहाफ पे, जो उत्तराखंड है ये अपने जो उन वहाँ की ज्योग्राफी थी उसके बिहाफ पे वो है अलग हुआ। सो सेपरेटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। अगला है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ये एक फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है जिसमें जो स्पेसिफिक रीजन के लोग होते हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। मीन्स वहाँ की जो गवर्नेंस है वो सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करते हैं। इट मीन्स गेनिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ ड्यू टू द सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। Several parties in state like Tamil Nadu, Punjab, Andhra Pradesh and West Bengal have been demanding a larger share of power for the state. कई सारे ऐसे रीज़न होते हैं किसी कंट्री में जो अपने गवर्नेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ताकि वो अपने जो रीज़न है वहाँ की जो स्पेसिफिक रीज़न है वो वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस अच्छे से कर सकें खुद से, बिना सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से के वो अपने वहाँ गवर्नेंस कर सकें, जिस कारण जो वो स्पेसिफिक रीज़न है वो खुद के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करता है। जैसे कि भारत में जो तमिलनाडु है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो अपने लिए लार्जर शेयर ऑफ पावर की डिमांड करते हैं। अगला है डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट। इसमें किसी स्पेसिफिक स्टेट में जो रीजन होता है वो खुद के सेल्फ गवर्नेंस के लिए उस स्टेट के अंदर ही ऑटोनॉमी की डिमांड करता है। In some of the state, people belonging to various regions have been demanding recognition of their regional identities. कुछ स्टेट में जो लोग कई सारे अलग अलग रीजन में रहते हैं वो एक रिकॉग्निशन की डिमांड करते हैं कि वो उनकी जो रीजनल आइडेंटिटी है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको ऑटोनॉमी दिया जाए, ताकि वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को प्रमोट कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें और अपने रीजन की गवर्नेंस को अच्छे से चला सकें, जो कि एक फॉर्म है रीजनलिज्म का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म। मीन्स किसी कंट्री में जो क्षेत्रवाद का एराइज होता है वो किस कारण होता है, इसको समझते हैं। तो पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर। सम रीजन हैव अ हिस्टोरिकल आइडेंटिटी दैट मेक्स देम फील डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। किसी किसी कंट्री में जो स्पेसिफिक रीजन होता है, कुछ रीजन होते हैं उस कंट्री के जो जिसके अपने हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है, जो कि उस रीजन को अदर रेस्ट ऑफ द कंट्री से, अदर रीजन से अलग करते हैं, जो कि एक रीजनलिज्म के अराइज होने का एक फैक्टर बोल सकते हैं, कॉज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, काश्मीर, नागालैंड एंड तमिलनाडु हैव अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट is reason for arise regionalism in that state. So it is also a cause of regionalism, जो कि बोल सकते हैं एक मेन कॉज हो सकता है किसी स्पेसिफिक एरिया में रीजनलिज्म के अराइज होने का, कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी वहाँ की बनी हुई है, जिस कारण वहाँ के लोगों के बीच रीजनलिज्म का जो क्षेत्रवाद की भावना है वो आई है। अगला है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। Unequal distribution of resources and development leads to dissatisfaction. यदि किसी कंट्री के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं और जो डेवलपमेंट है वो अनइक्वल होगा, तो वो जिस स्टेट में, जिस रीजन में कम रिसोर्सेज होंगे, जहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा, वहाँ के लोगों के मन में जो डिससेटिस्फेक्शन की भावना आएगी, जिस कारण वो अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए मूवमेंट करेंगे, जो कि एक रीजनलिज्म का रूप ले सकता है, क्षेत्रवाद का रूप ले सकता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, रीजन है रीजनलिज्म के अराइज होने का। एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर अ सेपरेट बुंदेलखंड ड्यू टू द बैकवर्डनेस। जो बुंदेलखंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जिस कारण वहाँ पे रीजनलिज्म का भावना आ गई है, वहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना आ गई है और वो बुंदेलखंड एरिया को अलग करने की डिमांड करते हैं। अगला है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यदि किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे उस अलग अलग रीजन में जहाँ की लैंग्वेज कल्चर अलग हैं, वहाँ पे
अपने रीजन की लैंग्वेज को, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रीजनलिज्म की भावना का अराइज होता है, रीजनलिज्म उद्भव होता है। सो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ कॉज ऑफ रीजनलिज्म। People want to protect their language, custom, and tradition. That is a cause of arisen of regionalism. Example: demand for separate state based on language like Maharashtra and Gujarat in 1960. मीन्स जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण कभी कभी जो किसी कंट्री के स्टेट्स होते हैं वो अपने लैंग्वेज के बिहाफ पे, कल्चर के बिहाफ पे अलगाव की डिमांड कर देते हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं। जैसे कि 1960 में लैंग्वेज अलग होने के कारण, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। महाराष्ट्र जहाँ पे मराठी लैंग्वेज बोली जाती है और गुजरात जहाँ पे गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, इन दोनों का डिवीज़न जो है, ये दोनों जो स्टेट हैं वो अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण अलग हुए, जो कि रीजनलिज्म के कारण इन दोनों का अलगाव हुआ। उससे पहले ये एक ही स्टेट था, महाराष्ट्र और गुजरात मिला के एक ही स्टेट था। अगला है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी एक कॉज है, बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए वो मेन कॉज हो सकती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के कारण रीजनलिज्म का, बोल सकते हैं क्षेत्रवाद का उद्भव हुआ। Regional leaders and parties encourage regionalism for their political gain. स्पेसिफिक जो रीजन होता है, वहाँ के कोई जो रीजनल लीडर होगा या फिर वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ होगी, वो उस स्पेसिफिक रीजन में अपने पॉलिटिकल गेन को फुलफिल करने के लिए क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ा सकते हैं। अपने स्पीच के थ्रू, अपने रीजनल के डेवलपमेंट की बातें करके वो वहाँ पे रीजनलिज्म की भावना को बढ़ा सकते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। सो इट इज़ आल्सो important cause of regionalism. Example: the rise of regional parties like TDP in Andhra Pradesh. अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में वहाँ की स्पेसिफिक रीजनल पार्टीज होती है जो उस स्पेसिफिक रीजन की डिमांड करती, मीन्स स्पेसिफिक रीजन के डेवलपमेंट की डिमांड करती है, वहाँ के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, उसके प्रिजर्व करने की डिमांड करती है। सो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज आल्सो अ कॉज ऑफ रीजनलिज्म। अगला है नेग्लेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि किसी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी स्पेसिफिक रीजन को नेग्लेक्ट कर रही है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रही है, वहाँ के डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट कर रही है, तो उस स्पेसिफिक जो रीजन है वहाँ के लोगों के मन में क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी और वो अपने जो रीजन है उसके डेवलपमेंट की डिमांड करने लगेंगे मूवमेंट के थ्रू, जो कि एक स्पेसिफिक कॉज है क्षेत्रवाद की भावना के ओरिजिन का। Lack of proper attention and development from the central government increase regionalism. मीन्स यदि किसी स्पेसिफिक रीजन के प्रति अटेंशन प्रॉपर नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, तो उस स्पेसिफिक रीजन में रीजनलिज्म की भावना जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लाइक एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ्टन फील इग्नोर्ड बाय द सेंट्रल पॉलिसीज। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो खुद को सेंट्रल पॉलिसीज से इग्नोर्ड समझते हैं। मीन्स वो ऐसा समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं करती है, उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाती है, जो कि उनके बीच जो है रीजनलिज्म के जो भाव है उसको ओरिजिन करने के एक कॉज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेज ऑफ रीजनलिज्म। मीन्स जो रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसका किसी स्पेसिफिक कंट्री के, किसी स्पेसिफिक रीजन पे या फिर इंडिविजुअल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, किसी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है रीजनलिज्म का। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ये पहला और इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है रीजनलिज्म का, कि जिस कंट्री में, जिस स्पेसिफिक एरिया में रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है आता है, वहाँ की जो स्पेसिफिक कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीजनलिज्म हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग लोकल लैंग्वेज, आर्ट एंड ट्रेडिशन। जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किसी स्पेसिफिक रीजन के लोकल जो लैंग्वेज होती है, आर्ट होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रीजनलिज्म कैन लीड टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो उस स्पेसिफिक रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है अपने मूवमेंट के थ्रू, अपने काम के थ्रू वो स्पेसिफिक जो रीजन है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को
बैलेंस करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अगला है बेटर रिप्रेजेंटेशन। रीजनलिज्म के कारण अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उस स्पेसिफिक रीजन के रीजनल लीडर आते हैं, रीजनल पार्टीज आती हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे जो वो स्पेसिफिक रीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि किसका पॉजिटिव इफेक्ट है रीजनलिज्म का। रीजनलिज्म रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट इफेक्टिवली। रीजनलिज्म जो है वो रीजनल पार्टीज के राइज होने का, रीजनल पार्टी के ओरिजिन होने का एक कारण है, या फिर बोल सकते हैं एक जरिया है, ताकि वहाँ पे रीजनलिज्म के कारण रीजनल पार्टीज अराइज हो सकें जो कि उस स्पेसिफिक रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंट कर सकें और वहाँ के इंटरेस्ट को इफेक्टिवली तरीके से एडवोकेट कर सकें, प्रमोट कर सकें। हम लोग देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। मीन्स जो रीजनलिज्म क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट है उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं या फिर क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, जो कि एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है, नेगेटिव इम्पैक्ट है रीजनलिज्म का। एक्सट्रीम रीजनलिज्म कैन लीड टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट। जब रीजनलिज्म अपने एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगी तो वो अलगाववाद के मूवमेंट को लीड करने लगेगी, प्रमोट करने लगेगी, जो कि नेशनल यूनिटी के लिए एक थ्रेड है। अगला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट कॉज इनस्टेबिलिटी। मीन्स अलग अलग रीजन जब सेपरेट होने की, सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगेंगे या तो यूनियन में या फिर यूनियन से अलग, तो वो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगी, जो कि एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगला है रिजल्ट इन पब्लिक डिसऑर्डर। जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रवाद की भावना जो है वो किसी कंट्री में पॉलिटिकल डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, अराइज करता है। रीजनल मूवमेंट ऑफ्टन रिजल्ट इन वायलेंट एगिटेशन, डिस्टर्ब इन लॉ और एंड ऑर्डर इन अ कंट्री। जिस कंट्री में रीजनलिज्म की भावना आ जाती है उस कंट्री में जो रीजनल मूवमेंट के कारण वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब पहुँचता है, उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वायलेंस होते हैं अपने रीजनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो कि एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगला है प्रमोट वोट बैंक। जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वोट बैंक को प्रमोट करता है, जिस कारण जो रीजनल पार्टीज होती हैं, रीजनल लीडर होते हैं, वो अपने जो स्पेसिफिक रीजन है वहाँ के लोगों को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। Regionalism often promotes vote bank politics there by weakening नेशनल इंटीग्रेशन। जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को कमज़ोर कर देते हैं। मीन्स जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन के डेवलपमेंट की बात करके, स्पेसिफिक रीजन की आइडेंटिटी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है उनकी बात करके वहाँ के स्पेसिफिक रीजन के जो लोग हैं उनको वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। मीन्स खुद के लिए वोट को गेन करने के लिए वो एक स्पेसिफिक रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनको वोट दें और वो अपने पॉलिटिकल गेन को, अपनी गवर्नमेंट को बना सकें और पॉलिटिकल गेन को फुलफिल कर सकें, जो कि एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि रीजनलिज्म जो है वो वोट बैंक को प्रमोट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन फॉर रीजनलिज्म। मीन्स क्षेत्रवाद के लिए क्या सॉल्यूशन को अपनाया जा सकता है ताकि किसी कंट्री में जो है क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त किया जा सके या फिर अराइज ही ना होने दिया जाए। तो पहला है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स यदि किसी कंट्री में इकोनॉमिक अनइक्वालिटी रहेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, तो उस कंट्री में रीजनलिज्म अराइज हो सकता है, जिस कारण रीजनलिज्म के सॉल्यूशन के लिए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्वल ग्रोथ इन ऑल रीजन्स बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग जॉब्स। जो किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो उस कंट्री के हर एक क्षेत्र के लिए इक्वल ग्रोथ को इंश्योर कर सके। मीन्स हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा सके, जॉब को क्रिएट कर सके, जिस कारण जिस वजह से हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और जो एक बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जिस कारण वहाँ पर रीजनलिज्म को प्रिवेंट किया जा सके। Example, special economic package for backward state like Bihar and Jharkhand.
इंडिया में रीजनलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं, जिनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज को प्रोवाइड करा सकें, ताकि वहाँ पे जो है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके और रीजनलिज्म को प्रिवेंट किया जा सके। अगला है स्ट्रेंथिंग नेशनल इंटीग्रेशन, मीन्स राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना। Schools and colleges should teach the importance of national unity while respecting regional diversity. एजुकेशन के थ्रू, मीन्स स्कूल और कॉलेज के थ्रू, जो स्टूडेंट हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उसको नेशनल यूनिटी के इम्पॉर्टेंस के बारे में समझाया जाना चाहिए, और ताकि वो अपने रीजनलिज्म को प्रिवेंट कर सकें और रीजनलिज्म की भावना में ना जाएं, और नेशनल यूनिटी को समझ सकें कि नेशनल यूनिटी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो किसी कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी है, वो हर एक रीजनल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करें, उसके बारे में समझें, जिस तरीके से रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्षेत्रवाद की भावना है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला है फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है रीजनलिज्म को प्रिवेंट किया जा सकता है। गिव रीजन्स प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स टू एड्रेस देयर कंसर्न, लाइक example, regional parties should work for national interest, not just regional issues. मीन्स जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको नेशनल पॉलिटिक्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि वो अपने जो रीजन हैं उसके जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकें, उसके लिए पॉलिसीज़ बना सकें, उसको एड्रेस कर सकें, एडवोकेट कर सकें, जो कि रीजनलिज्म को प्रिवेंट कर सकता है। जैसे कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो किसी स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ को प्रमोट ना करके, किसी स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ के लिए काम ना करके नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। यदि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो रीजनल इंटरेस्ट खुद ब खुद फुलफिल हो जाएगा। सो फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ रीजनलिज्म। अगला है प्रमोट कल्चरल हार्मोनी। Encourage respect for our language and culture without imposing one over another. Means यदि किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उस कंट्री के पीपल के बीच, उस कंट्री के पीपल में, लोगों में ऐसी भावनाओं को क्रिएट करना कि वो लोग हर एक लैंग्वेज के अपने उस कंट्री में होने वाले, एग्जिस्ट करने वाले हर एक लैंग्वेज के कल्चर के ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करें, उसको समझें, ना कि उस पर किसी स्पेसिफिक कल्चर लैंग्वेज को किसी इंडिविजुअल पे जबरन थोपना। इसके अलावा उसकी रेस्पेक्ट करना जो है, इसको इनकरेज करके हारमोनी को क्रिएट किया जा सकता है, जिस कारण रीजनलिज्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, रीजनलिज्म को रोका जा सकता है कल्चरल हारमोनी को प्रमोट करके। Example, recognizing multiple official language rather than enforcing one national language. Means किसी कंट्री में यदि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो कई सारे ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके, ना कि एक नेशनल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके, उसमें कल्चरल हार्मोनी को, लिंग्विस्टिक हार्मोनी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, जो कि रीजनलिज्म को प्रिवेंट कर सकता है। अगला है इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस के थ्रू रीजनलिज्म को प्रिवेंट किया जा सकता है। एड्रेसिंग रीजनल इशूज विथ बेटर पॉलिसीज एंड स्कीम्स। मीन्स जो किसी कंट्री में अलग अलग रीजन है, वहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस करके, एडवोकेट करके, इफेक्टिव गवर्नेंस के थ्रू वहाँ के लिए पॉलिसीज़ बना के, स्कीम्स बना के, वहाँ पे रीजनलिज्म की भावना को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि एक बेटर सॉल्यूशन बोल सकते हैं रीजनलिज्म का है। अगला है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। प्रिवेंटिंग वायलेंट रीजनल मूवमेंट थ्रू प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट। मीन्स प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट के थ्रू जो रीजनल मूवमेंट होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो वायलेंट रीजनल मूवमेंट होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है रीजनलिज्म का। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। रीजनलिज्म इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। जो रीजनलिज्म है, मीन्स क्षेत्रवाद है, वो किसी विविधता वाले देश जैसे कि हमारा भारत है उसके लिए एक नेचुरल पार्ट है। मीन्स यदि किसी कंट्री में बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन इस्टेब्लिश है, मीन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे रीजनलिज्म पाया जाना एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। मीन्स एक नेचुरल बात है कि वहाँ पे रीजनलिज्म होगा ही होगा। Regionalism is a double-edged sword. If
used positively, it helps preserve local identity and promote development. जो रीजनलिज्म है वो एक दो धारी तलवार बोल सकते हैं रीजनलिज्म को। यदि रीजनलिज्म को मीन्स क्षेत्रवाद को पॉजिटिवली यूज किया जाए तो वो लोकल आइडेंटिटी को, स्पेसिफिक रीजन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। जो लोकल रीजन है मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर लोकल एरिया है वहाँ के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हाउएवर इफ टेकन एन एक्सट्रीम, यदि रीजनलिज्म अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी जिसमें नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल की जो रीजनलिज्म होगी वो नेशनल यूनिटी के लिए एक थ्रेट होगी, मीन्स एक भय होगा जो कि नेशनल यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड क्रिएट्स डिवीजन। और एक्सट्रीम लेवल की जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, वो उस कंट्री को कई सारे टुकड़ों में बांट सकता है। द चैलेंज इज टू बैलेंस रीजनल प्राइड विथ नेशनल इंटीग्रिटी। जिस कारण जो डाइवर्स कंट्री है उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने जो कंट्री के अलग अलग रीजन हैं उसके प्राइड को बैलेंस करते हुए अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म मीन्स क्षेत्रवाद। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू फाउंड दिस explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.